Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter conservation of plants and animals. हम अपनी लाइफ में जू कभी ना कभी विजिट जरूर करते हैं. जो टर्म जू होता है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क. एक बड़ा सा गार्डन या पार्क जहाँ पे कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज या वर्ल्ड से लाकर रखे जाते हैं और उनको पिंजरे में या स्पेशल इंक्लोजर्स में रखा जाता है ताकि लोग उनको देख सकें, उसको हम जू कहते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाइल्ड एनिमल्स को, तो जू भी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ये दोनों में सिमिलैरिटी हो जाती है बट हम कुछ डिफरेंसेस भी जान लेते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स अपने नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में रहते हैं. जू में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आर्टिफिशियल सेटिंग्स में रहते हैं, जैसे पिंजरे हैं या स्पेशल इंक्लोजर्स हैं, उनमें रहते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स मिलते हैं जो लोकली वहाँ एग्जिस्ट करते हैं. जबकि जू की बात करें तो वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री या वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लाए जाते हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है जू की तरह. पब्लिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तभी विजिट कर सकती है जब फॉरेस्ट गार्ड्स उनके साथ हों. जू की बात करें तो जू पब्लिक के लिए ओपन रहता है फॉर ए फिक्स टाइम एवरी डे. वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जू का जो क्रिएट किया जाता है उसमें कंपैरेटिवली कंफर्टेबल नहीं होते हैं. अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की. नेशनल पार्क जो होता है वो रिलेटिवली लार्ज एरिया होता है ऑफ सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है उसमें अपनी. वो प्रोटेक्टेड होता है और मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट से ताकि जो फ्लोरा और फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको प्रिजर्व किया जा सके, लैंडस्केप को प्रिजर्व किया जा सके, जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस एरिया के उनको प्रिजर्व किया जा सके, या फिर जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के प्लेसेस होते हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके. दूसरा पर्पस हो जाता है नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश करने का कि ह्यूमन रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके. लोगों को अलाउ किया जाता है नेशनल पार्क्स के अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस रहती हैं. लोग वाइल्ड एनिमल्स इधर उधर चलते हुए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको देख सकते हैं या फिर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं फॉर देयर रिक्रिएशनल, एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड एजुकेटिव पर्पसेस. बेसिकली नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो कि रिजर्व होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ within which such public recreational activity is permitted, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंजर्वेशन ही होता है. नेशनल पार्क्स बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी डाइवर्स होते हैं और इतने डाइवर्स होते हैं कि एक सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है. नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम्स. जैसे नेशनल पार्क्स में आप डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ताकि उनके जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग ये भी नेशनल पार्क के अंदर अलाउड नहीं होती है. इंडिया में 80 से ऊपर नेशनल पार्क्स एग्जिस्ट करते हैं. ज़्यादातर नेशनल पार्क्स शुरू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे. तो कुछ हम मेंशन करेंगे नेशनल पार्क्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है. नेक्स्ट आ जाता है आपका कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है. थर्ड आ जाता है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में एग्जिस्ट करता है. गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करता है. काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एग्जिस्ट करता है. सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में. बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में. दाचिकम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में. सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में. सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. अब हम डिस्कस करेंगे सतपुरा नेशनल पार्क डिटेल में. सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करता है और एक पहला फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया है. इंडिया की जो फाइनेस्ट टीक है वो इस फॉरेस्ट में मिलती है. जो हिस्टोरिकल
ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको हम रॉक शेल्टर्स कहते हैं और ये सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये रॉक शेल्टर्स एविडेंस हैं कि ह्यूमन लाइफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म में जंगल्स में कैसी होती थी। ये हमें आइडिया देते हैं कि प्रिमिटिव लोगों की लाइफ कैसी होती थी जो सालों पहले यहाँ पर रहते थे। लगभग 55 रॉक शेल्टर्स आपको सतपुरा नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। इन रॉक शेल्टर्स में आपको रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी और ये रॉक पेंटिंग्स आपको फिगर्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स दिखाएंगी जो आपस में फाइट कर रहे हैं, हंटिंग की प्रोसेस दिखाएंगी, डांसिंग की प्रोसेस दिखाएंगी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने की प्रोसेस भी दिखाती हैं। ये रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स सतपुरा नेशनल पार्क का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सतपुरा नेशनल पार्क में आपको वाइल्ड एनिमल्स की काफ़ी स्पीशीज मिल जाएंगी, जैसे टाइगर, गौर, इंडियन बाइसन, लियोपार्ड, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, सांबर, स्लॉथ बियर, चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बुअर, रेसस मंकी, लंगूर, नीलगाय, हाइना, वाइल्ड डॉग, पॉर्क्यूपाइन, मार्श क्रोकोडाइल एंड 4 हॉर्न्ड एंटेलोप। टाइगर एक ऐसा वाइल्ड एनिमल है जो हमारे फॉरेस्ट से धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है। सतपुरा टाइगर रिजर्व है सतपुरा नेशनल पार्क में, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का एक पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 1972 ताकि हमारे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो ये है ताकि सर्वाइवल, टाइगर पॉपुलेशन की सर्वाइवल इंश्योर की जा सके, उनकी मेंटेनेंस को इंश्योर किया जा सके इन स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड टाइगर रिजर्व्स थ्रू आउट इंडिया। हमारे देश में लगभग 28 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर गवर्न कर रहा है। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन इन द सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क। एक समय में वाइल्ड एनिमल्स जैसे लॉयंस, एलिफेंट्स, बफेलोस या बारहसिंगा भी हमें सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे, लेकिन अब ये वैनिश हो गए हैं ड्यू टू द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज। ये बहुत दुख की बात है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास के जो पीपल हैं वो वहाँ पर इंक्रोच करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो जल्दी पैसा कमा सके, लेकिन इसको जल्दी ही बंद करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मे और मे नॉट बी एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी, बट नेशनल पार्क इज एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है वाइल्ड एनिमल्स को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेशनल पार्क प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है वाइल्ड एनिमल्स को उनके एनवायरनमेंट में। इसके साथ ही सीनिक ब्यूटी को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स और हैबिटेट्स ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं होती है या फिर एंजॉयमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए नहीं होती है। ये इसका डेडिकेशन सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ही होता है, जबकि नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड होता ही है। वाइल्ड एनिमल्स को रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए या एजुकेटिव इंटरेस्ट के लिए भी रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजुअली डज नॉट अलाउ इजी एक्सेस टू द विजिटर्स। आसानी से आप एंटर नहीं कर सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि नेशनल पार्क में आप आसानी से एंटर भी कर सकते हैं और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को देख भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। ऐसे स्पीशीज जो अर्थ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो हैं जो बिल्कुल ही डाई आउट हो चुके हैं, जिनका एक भी मेंबर, लास्ट लिविंग मेंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आपकी एनिमल्स की भी हो सकती हैं और प्लांट्स की भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ एनिमल, ऐसा एनिमल जो अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि इस एनिमल का कोई भी लिविंग मेंबर अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस एनिमल स्पीशीज हैव डाइड आउट। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स की बात करें जो एंशिएंट टाइम पर अर्थ में एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज के हो जाते हैं हमारे, डायनासोर, डोडो, केव लायन, कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर। जितने भी मेंबर्स हैं इन एनिमल्स के वो डाई आउट हो चुके हैं। अब हम इन एनिमल्स को कभी भी नहीं देख सकते, वो हमारी अर्थ से किन्हीं वजहों से वैनिश हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज की। ऐसे स्पीशीज जो रिस्क पर हैं एक्सटिंक्शन के, जो जिनके सिर्फ गिनती के मेंबर्स ही रह गए हैं, उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो बिल्कुल वैनिश होने की कगार पर हैं हमारी अर्थ से। ये ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि बहुत कम नंबर में हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एनिमल्स जिनके नंबर बहुत जल्दी से डिमिनिश हो रहे हैं, जो बहुत कम रह गए हैं, वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं, और ऐसे एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो इतने कम रह गए हैं, क्योंकि या तो वो प्रीडेटर से किल्ड आउट हो जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स उनको हंट कर देते हैं, या उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिफॉरेस्टेशन से डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें ना घर मिलता है, ना खाना मिलता है, और ना पानी मिलता है। In fact, survival of these wild animals is becoming more and more difficult day by day because of destruction of their natural habitats. अब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज के। टाइगर, स्नो लियोपार्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक लॉइन, डेजर्ट कैट, लॉइन टेल्ड मैकेक, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल एंड कश्मीर स्टैग। अब ऐसे बड़े एनिमल्स ही नहीं है जो कि एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, छोटे एनिमल्स ज़्यादा डेंजर में हैं एक्सटिंक्ट होने के बजाय बड़े एनिमल्स के। कभी कभी क्या होता है, लोग स्नेक्स को, फ्रॉक्स को, लिजर्ड्स को, बैट्स को, ऑग्स को किल कर देते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर पाते हमारे इकोसिस्टम में। ये भले ही छोटे हैं लेकिन इनका जो रोल है इकोसिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये छोटे एनिमल्स फूड चेन्स का पार्ट हैं, फूड वेब्स का पार्ट हैं, जो ज़रूरी हैं हमारे नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। इन छोटे छोटे जानवरों को मारकर हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को जानेंगे हम एक एग्जाम्पल से। जैसे स्नेक की बात करें, सांप की बात करें, छोटा वाइल्ड एनिमल है, लेकिन जो इनकी स्किन है वो बहुत डिमांड में रहती है, क्योंकि इनकी स्किन से फैंसी लेदर गुड्स बनते हैं। इसीलिए इनकी स्किन की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ लोग स्नेक्स को मार देते हैं उनकी स्किन ऑब्टेन करने के लिए। इस लार्ज स्केल किलिंग से क्या होता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे स्नेक फार्मर का फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जानवर जैसे रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उनको खा जाता है। लेकिन अगर स्नेक्स को हम बहुत ज़्यादा मार देंगे तो उनकी स्किन को ऑब्टेन करने के लिए तो जो स्नेक्स की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। अब प्रीडेटर स्नेक्स की अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो रैट्स और माइस की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे क्रॉप फील्ड्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और ये जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रैट्स एंड माइस है फील्ड्स में, ये हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं, जिससे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।